चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो हेडिंग आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और ब्रैकेट में लिख देना प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ब्रैकेट के अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। देखो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस पे थोड़ा रुक के चलेंगे, ठीक है ना। पहले कुछ क्वेश्चन है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सबसे डील करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट जहां तक आपको याद हो तो वो क्या होता था, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उन्हीं से रिलेटेड इंटीग्रेशन का भी थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है, वो देख लेते हैं। और एक और चीज कि रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता था, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इस लॉजिक को भी थोड़ा सा याद रखें। इसको पहले कॉपी कर लो आप। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू integration of marginal cost function dx. Total cost is equals to integration of marginal cost function dx. नीचे वाला लाइन कॉपी करने से हो गया, छोटा है। एंड टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू dx. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू dx. इसके अलावा दो नोट लिखो। C of 0 is equals to fixed cost. C of 0 is equals to fixed cost, and R of 0 is equals to 0. R of 0 is equals to 0. देखो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे Cx फंक्शन जब आप निकालते हो तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, और इसमें x का इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्या होता है, x होता है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड या प्रोड्यूस्ड या सोल्ड, जो भी आप समझो। तो x जो है वो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है, और Cx का मतलब हो गया कॉस्ट फंक्शन, Rx का मतलब हो गया रेवेन्यू फंक्शन, जहां पर x का मतलब क्या है वापस से नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड सोल्ड, ठीक है। अब अगर आप कॉस्ट फंक्शन के अंदर में 0 बिठा देते हैं तो उस टाइम पर जो आंसर आपका आएगा वो आपका फिक्स कॉस्ट होता था, अगर पुराना याद हो तो। और रेवेन्यू फंक्शन में अगर आप 0 यूनिट सेल कर रहे हो तो रेवेन्यू ऑब्वियसली कितना रहने वाला है आपका 0। लेकिन कॉस्ट फंक्शन में अगर आप 0 यूनिट्स पे प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर भी अगर आपका कोई फिक्स कॉस्ट है उस सिचुएशन में, तो वो तो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस लॉजिक को थोड़ा सा याद रखें। चलो पहला क्वेश्चन देखो। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज इतना, मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है आपका। इट इज नोन दैट फिक्स कॉस्ट आर इतना 120। इसका मतलब हो गया कि कॉस्ट फंक्शन में 0 डालने से इतना आना चाहिए। और फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स हम लोगों से मांग रहा है, ठीक है। तो लिखो हियर Cx is equals to integration of marginal cost function dx. This is equals to integration of marginal cost आपका कितना दिया हुआ 30 प्लस ट्वाइस एक्स dx. इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा शायद से 30x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 गया। दिस इज इक्वल्स टू 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपको बताया हुआ है कि 120 होगा, तो हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट फंक्शन में 0 डालने से 120 आना चाहिए। दिस एम्प्लाइज, ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन का एक्सप्रेशन। तो सब कुछ डाल के मेरे ख्याल में सी ही बचेगा बस इसमें, ठीक है ना। इट विल बिकम 120, देयरफॉर Cx यानी कि कॉस्ट फंक्शन विल बी इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120। ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन। इसके आगे लिखो देयरफॉर, अब ये तो हमारा कॉस्ट फंक्शन हो गया हमको, लेकिन चाहिए था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना आएगा खर्चा। तो C ऑफ 100 इज इक्वल्स टू हमारे हो जाएगा 30 इंटू 100 प्लस 100 का ही स्क्वायर और प्लस 120। तो यहाँ से मेरे ख्याल में 3000, यहाँ से मेरे ख्याल में कितना 10,000 और प्लस 120, तो टोटल 13,120। ये आपका आंसर होगा। अच्छा चलते हैं इसके आगे सेकेंड पार्ट में। ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट, ठीक है। इसका मैं आपको दो तरीके से आंसर दिखाता हूँ, आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे एग्जाम में आप वो वाला यूज कर ले। इसका एक तरीका तो ये हो सकता है, देखो कि जो भी आपका कॉस्ट फंक्शन अल्टीमेटली निकल के आया है ना, तो आपको क्या कि प्रोडक्शन को 100 यूनिट से 200 यूनिट तक बढ़ाना है, ठीक है ना।
और उस केस में आपको पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट कितना आएगा हम लोग, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि कॉस्ट फंक्शन अवेलेबल है आपके पास, आप एक बार इसमें 200 डाल दो और एक बार उसमें 100 डाल दो और दोनों पे जो आपका आंसर आएगा उसका आप डिफरेंस दे दो। तो एक उस तरीके से हो सकता है, उससे करके दिखा देता हूँ। मान लो मेथड 1, तो मेथड 1 में आई विल से कि 200 डाल के जो आएगा माइनस 100 डाल के जो आएगा, तो 100 डाल के क्या आएगा वो तो हमको मिल गया है 13120। 200 डाल के क्या आएगा थोड़ा सोच लेते हैं, 30 इंटू 200 कितना हो जाएगा 6000, 200 का स्क्वायर करोगे तो मेरे ख्याल में 40,000 और उधर तो शायद 120 ही रहेगा, तो 46,120 ना, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 46,120। अब सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा सोचो, 120 120 वैसे गया, आई थिंक 33,000 आएगा। देखो एक बार सही है क्या, ये आना चाहिए। तो एक तरीका ये वाला होगा कि कॉस्ट फंक्शन आपने निकाल लिया है और प्रोडक्शन को आपको एक सर्टेन लेवल से दूसरे सर्टेन लेवल तक ले जाना है, तो दोनों को आप डालो एक एक बार, जो भी आंसर आएगा उसका आप डिफरेंस ले लो। लेकिन इसी चीज को डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मेथड 2 आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे मेथड 2 में इस चीज को आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से अगर डील करते हो तो जो लोअर नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप नीचे रखेंगे, हायर नंबर ऑफ प्रोडक्शन को ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आप रखेंगे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन dx, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपका ये वाला हो गया, तो यहाँ पर आप डालेंगे 100 200 और यहाँ पर था 30 प्लस 2x dx। इंटीग्रेशन कंप्लीट करने पे 30x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आपका है 100 से लेके 200 ऐसा। तो एक बार 200 डालो इसके अंदर में, तो मेरे ख्याल में 30 इंटू 200 प्लस ये दोनों तो कट ही गए 200 का होल स्क्वायर अपर लिमिट माइनस 30 इंटू 100 और प्लस 100 का स्क्वायर लोअर लिमिट, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से भी ठीक है, कैलकुलेशन ही करना है अपने को। देखना ध्यान से, 30 इंटू 200 विल बिकम 6000, ये वाला मेरे ख्याल में 40,000 और वहां से मेरे ख्याल में 3,000 और 10,000, तो माइनस ऑफ 3,000 प्लस 10,000, 40 माइनस 10 मेरे ख्याल में 30 और 6 माइनस 3 मेरे ख्याल में 3, तो अल्टीमेटली यहाँ से भी 33,000। आंसर दोनों से सेम ही आता है, डिपेंड करता है कि आप बस कौन सा यूज कर रहे हैं। मैं वैसे ज्यादा अच्छा बोलूंगा कि आप ये वाला प्रेफर करना। होता क्या, देखो ये जो 120 आया था ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आपको याद होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो होता ही नहीं था, ठीक है। तो वो दोनों बार में ऐसे भी कैंसिल ही होना है उसको, ठीक है। तो इसीलिए कर दो, वैसे आप दोनों तरीके से सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको, बट बेटर रहेगा कि आप ये वाला करो, ठीक है। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर इसको देखो एक बार और सोचो क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको, मैन्युफैक्चरर्स मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज इतना, फाइंड द कॉस्ट इन्वॉल्व टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम 100 टू 300 यूनिट्स, ठीक है। तो लिखो रिक्वायर्ड कॉस्ट, सेकेंड वाला मेथड यूज कर रहे हैं, हाँ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मेरे ख्याल में 100 से 300 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट dx, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 100 टू 300 और मार्जिनल कॉस्ट की जगह पर आई थिंक 500 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ट्वाइस एक्स प्लस 25 dx। आगे बढ़ाओगे इसको, दिस इक्वल्स टू 500 तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 100 टू 300 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ट्वाइस एक्स प्लस 25 dx, ऐसा कुछ आएगा। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी लव लीनियर का सिचुएशन है, अंदर जो है वो आपके पास में लीनियर एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला तो सेम लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो 500 इंटू इसका इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में 2 रूट अंडर 2x प्लस 25 और इंटू में एक x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होगा काइंड ऑफ, तो हाफ, और लिमिट्स आपका रहेगा मेरे ख्याल में 100 से 300, ठीक है। इंटीग्रेशन चाहो तो यहाँ क्लोज कर सकते हो, 500 को बाहर रहने दो, 2 कट गया मेरे ख्याल में, बाकी उन नंबर्स को डालो, देखो क्या आता है। तो यहाँ पर 500 और अंदर
300 डालने से कितना हो जाएगा ये वाला 625, तो रूट अंडर 625 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए मेरे ख्याल में 225, 625 का स्क्वायर रूट 25 और उसका स्क्वायर रूट 15, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस 10, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 5000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक बार सोच लो कैसे करना। देखो इसमें क्या है, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, ये मार्जिनल कॉस्ट है आपका, फाइंड द टोटल कॉस्ट, ये तो निकाल लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करके, एंड द एवरेज कॉस्ट इफ फिक्स कॉस्ट इज इतना। एक तो इसका इंटीग्रेशन करने से आपको कॉस्ट फंक्शन मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उसको ढूंढने के लिए x इक्वल्स टू 0 डाल के आप ये 1000 यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक बार वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब आपके पास में आ गया तो एवरेज कॉस्ट का तरीका क्या था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो x से डिवाइड कर दोगे, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। मेरे ख्याल में लिखूं हियर कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू cx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट dx, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट है आप इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400। अभी इसमें कोई लिमिट तो होगा नहीं, कुछ एक लेवल से दूसरा लेवल पे जाने के लिए बोल नहीं रहा है, बस इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में भी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में सब्स्टिट्यूशन लगाना अच्छा रहेगा, ये कुछ और सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे। लिखूं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर ले लो, तो ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2t dt, 2 कट गया दोनों में से, x dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे ख्याल में t dt, इंटीग्रेशन x और dx दोनों हट जाएगा, उनके जगह पर t और dt, और रूट के अंदर के पार्ट को आपने टी स्क्वायर पकड़ा था, तो 1 बाय रूट अंडर यहाँ बनेगा टी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाओगे इस चीज को, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू टी और यहाँ पर डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, दिस इज इक्वल्स टू टी प्लस सी, और टी का मीनिंग था आपके लिए इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस सी, देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस, ये आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपका टोटल कॉस्ट हो, ठीक है। टोटल कॉस्ट के बाद में फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है 1000, हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट फंक्शन में 0 डालने से आना चाहिए 1000, सो यहां से सॉल्व करके ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 प्लस 400 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1000। दिस एम्प्लाइज सॉल्व करने पे यहां से आएगा शायद से 20 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1000, तो अल्टीमेटली सी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 980, और ये 980 आप यूज कर लो तो कॉस्ट फंक्शन आपका हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400 और प्लस बगल में अलग से 980, ठीक है। अच्छा, इसके आगे लिखूं नाउ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 980 होल्डिंग डिवाइडेड बाई एक्स, और चाहो तो छोड़ सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन पे थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले रेवेन्यू फंक्शन तक निकाल लेते हैं। लिखूं रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू आर एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 11 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स
सॉल्व करने पे 11x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 4x क्यूब बाई 3 प्लस ये हो गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको निकालने के लिए आइडिया क्या रहेगा कि 0 यूनिट्स ऑफ सेलिंग पे आपका जो टोटल रेवेन्यू वो कितना हो जाना चाहिए, 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मत लिखो, वी नो लिख दो, वी नो कि r of 0 must be equals to 0. This implies c equals to हो जाएगा आपके लिए 0. This implies revenue function will now become, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 11x minus 3x square by 2 plus 4x cube by 3, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है। अब रेवेन्यू फंक्शन अगर आपको याद हो तो वो एक लॉजिक ये भी था कि प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड होता था रेवेन्यू फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ से ये वाले x को अगर धक्का मार देते हो तो p इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एक तरीके से रेवेन्यू फंक्शन डिवाइडेड बाई x। ठीक है। और कोई भी रिलेशनशिप जो प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स को कनेक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते थे, डिमांड फंक्शन। ठीक है। तो ये जो p इक्वल्स टू इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा आपका, वही बेसिकली आपके लिए क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन वाले पार्ट के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, we know p into x is equals to revenue function. This implies p is equals to revenue function divided by x. ठीक है। so p is equals to, इस पूरे को x से अगर डिवाइड कर देते हो तो क्या बचेगा सोचो, 11 माइनस 3x बाई 2 और प्लस 4x स्क्वायर बाई 3, ये आपका डिमांड फंक्शन। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर। इसको देखो, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज दिस देन शो दैट डिमांड फंक्शन इज दिस। इस पे चाहो तो 3 स्टार लगा लो, लॉजिक सेम ही है, बाकी थोड़ा एडजस्ट वगैरह करके करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप आपको याद रखना है इसका। कर रहे हैं स्टार्ट। रेवेन्यू फंक्शन पहले ढूंढ लेते हैं। तो रेवेन्यू फंक्शन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे ख्याल में मार्जिनल रेवेन्यू dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। सो इंटीग्रेशन अगर ब्रेक डाउन करोगे तो 4 इंटीग्रेशन 1 बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस वाले पार्ट के लिए मेरे ख्याल में 4 इंटू क्या, माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 और व्हील ऑफ लीनियर के हिसाब से इंटू एक हाफ भी हमको लगाना चाहिए, तो 4 इंटू हाफ इंटू 10 और माइनस x और प्लस एक c रहना चाहिए। चलेगा यहाँ तक सब कुछ। 2 और 4 गया तो यहाँ पर 2, दिस इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस x अपॉन 2x प्लस 3 माइनस x प्लस c, ये हो गया आपका एक तरीके से रेवेन्यू फंक्शन। फिर से यहाँ का c ढूंढने के लिए हम बोलेंगे कि वी नो रेवेन्यू में 0 डालने से आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज माइनस 2x बाई, ये माइनस 2x 0 डाल ही दो सीधा, तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में पूरे 0 हो जाएगा क्या, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? कहाँ पे, अच्छा हाँ x नहीं आएगा, सॉरी माइनस 2 ही रहेगा, माइनस 2 अपॉन दिस। अभी ठीक है, x को गलती से डाल दिया। ठीक है, 0 डालने पे फिर आपके पास में आएगा माइनस 2 डिवाइडेड में मेरे ख्याल में ये पार्ट 0 प्लस 3 रहेगा तो 3 और माइनस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ऑल टुगेदर c का वैल्यू जो है वो ये वहां जाके मेरे ख्याल में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी c निकलने के बाद में रेवेन्यू फंक्शन का असली चेहरा देख लेते हैं। rx इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 माइनस x और प्लस मेरे ख्याल में 2/3। ठीक है, अभी बाकी सारा पार्ट ठीक है। ये वाले स्टेप पे अगर चाहो तो एक स्टार लगा दो, एक एडजस्टमेंट अगर याद रख सको तो,
कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों को कंबाइन कर देना, ठीक है। देखो ये कंबाइन करके क्या आता है, खेल में आर एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम अगर लेते हैं मेरे ख्याल में 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, ऊपर वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में -6, यहाँ वाला वहाँ वाला हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। और -x को अलग से छोड़, बोलो सर आपको कैसे सपना आ रहा है, तो सपना हमको ऐसे आ रहा है, इसके लिए हमको पता है कि रेवेन्यू फंक्शन को x से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करने का -1 चाहिए, तो जो -x वाला पार्ट है उसको नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि x से डिवाइड करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा। बाकी मेरे को एक सिंगल एक्सप्रेशन चाहिए, तो बचा हुआ जितना भी पार्ट है उसको कंबाइन करके सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रख लेता हूँ, ताकि बातें कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाए, वो लॉजिक, ठीक है। क्योंकि आंसर ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी आंसर निकाल के देना है मेरे को तो पर्टिकुलरली ये वाला चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पे देखो क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल्स टू -x प्लस मेरे ख्याल में 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x प्लस 3 और माइनस मेरे ख्याल में यहाँ से x, तो -6 और +6 गया, और यहाँ से आपको आर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x प्लस 3 और -x। 3 को चाहो तो अंदर भी ले सकते हैं, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अंदर अगर ले लेते हो तो मेरे ख्याल में 6x प्लस 9 हो जाएगा ये, और इसके बाद में एक लाइन लिखो तो आप लोग, एक लाइन और लिखना है इसमें, क्या लिखना था, डिमांड फंक्शन। तो P इज इक्वल्स टू आर एक्स अपॉन एक्स, सो P इज इक्वल्स टू x से डिवाइड करने से इसका कट जाएगा, अभी यहाँ से हट जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 9 -1, यही था शायद, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। भी इसमें आगे जाने से पहले एक छोटा सा चीज है उसको रिमाइंड करा देता हूँ। आपको डिमांड फंक्शन याद है क्या होता था, मतलब ग्राफ इन जनरल कैसा होगा उसका, डाउनवर्ड्स, और सप्लाई फंक्शन का अपवर्ड्स, ऐसे तो पता ही है आप लोग, फिर भी एक बार थोड़ा बकबक कर लेता हूँ इसमें। देखो ये वाला अगर आप x मान के चलते हो नंबर ऑफ यूनिट्स, और इधर अगर आप अपना प्राइस मान के चलते हो, इसमें भी वही कर लेते हैं कि ये प्राइस और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स सपोज करो, ठीक है ना। तो डिमांड फंक्शन यदि बनाना है मेरे को, तो डिमांड फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा डिमांड बढ़ता जाएगा, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा डिमांड वैसे वैसे कम होता जाएगा। ऑन कॉन्ट्ररी सप्लाई फंक्शन को सोचोगे तो वो ऐसा हो, ठीक है। सप्लाई फंक्शन ऐसा क्यों होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि जितना ज्यादा प्राइस रहेगा कमोडिटी का या प्रोडक्ट का, तो सप्लायर को उतना ज्यादा मोटिवेशन रहेगा, उतना इंसेंटिव है उसके लिए, तो वो उतना ज्यादा सप्लाई करने का ट्राई करेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझो कंज्यूमर के साइड से होता है, और ये वाला जो है वो प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा आएगा, और इसमें क्या है कि प्राइस ज्यादा तब वो सप्लाई बढ़ाएगा, क्लियर। अब इन लोग दोनों को यदि सेम ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया जाए, तो फिर ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो उस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका कौन सा फंक्शन, डिमांड, ये कौन सा हो गया सप्लाई, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हो गया आपके लिए इक्विलिब्रियम। उसके कोऑर्डिनेट को मैं अगर थोड़ी देर के लिए x0 और क्या मानूं p0, ठीक है ना। तो x0 सोचो कैसे आया होगा, मानो कि इस पॉइंट पे अगर किसी को जाना है तो वो स्टार्ट ऑब्वियसली कहाँ से किया होगा, ओरिजिन से, चल चल के पहले x के तरफ x यूनिट चला होगा, और x यूनिट मतलब इस पॉइंट पे पहुंचे तो कितना यूनिट, x0 यूनिट, और इस पॉइंट पे ऊपर जाने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा p0, मतलब x के लॉन्ग ही और शी हैज कवर्ड x0 डिस्टेंस, एंड y के लॉन्ग ही और शी हैज कवर्ड p0 डिस्टेंस, क्लियर है। फिर जो ये मान लो कि आपके रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है, एक बार रेक्टेंगल इग्नोर करो, पहले यहाँ पर एक लॉजिकल बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो x0 है और ये जो p0 है, ये पहले सोचो कि फिजिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो x0 रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड एट इक्विलिब्रियम,
और पी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस पर यूनिट एट इक्विलिब्रियम, और जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेवेन्यू। नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड इनटू प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके लिए, रेवेन्यू। आया बात समझ। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है कि इक्विलिब्रियम पे सप्लायर को रेवेन्यू कितना मिलने वाला है। क्लियर मेरे ख्याल में। इसी चीज को कई बार ऐसे एक जनरल एस्पेक्ट बता के छोड़ता हूँ, ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्स नॉट और पी नॉट का प्रोडक्ट मतलब होगा ना, वो आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो यू विल फील कि वो इस डॉटेड वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा। सोच के देखो, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका एक्स नॉट, और ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका, मेरे ख्याल में वाई नॉट नहीं, चलो पी नॉट कह देते हैं। आया बात समझ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक्स नॉट और पी नॉट का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एकदम से ऑब्वियस है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम, और वो रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम ज्योमेट्रिकली इस डॉटेड वाले रेक्टेंगल का क्या है, एरिया। ये वाला लॉजिक हम लोग थोड़ा सा याद रखें। क्लियर मेरे ख्याल। अब इसके अलावा क्या है, देखो दो चीज है जो आपको, ये काम करता हूं आपको यहीं पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। एक चीज होता है प्रोड्यूसर सरप्लस और एक चीज होता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इस वाले ग्राफ में दो आपको अजीब अजीब एरिया दिखाई दे रहा होगा। एक को मैं पिंक कलर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, और एक एरिया मान लो कि ये ले लेते हैं डार्क, ये एरिया। जो पिंक वाला एरिया है उसको बोला जाता है क्या, कंज्यूमर सरप्लस, और जो ये वाला है डार्क ब्लू वाला, ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मतलब क्या कि सब कुछ नहीं है, मैंने बस एक बार आइडेंटिफाई करवा दिया कि ग्राफ जब बनेगा तो उसमें से कौन से एरिया को क्या बोलना है, नहीं बोलना, क्योंकि इन सब पे भी अच्छा खासा आप समझोगे एमसीक्यू डेवलप हो सकता है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। जो ये डॉटेड वाला रेक्टेंगल बन रहा है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट के हेल्प से, वो वाला क्या हो जाएगा, उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा आपका रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम। ये चीज याद रखेंगे थोड़ा सा। रेक्टेंगल के ऊपर ये जो पिंक वाला एरिया है ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस, और रेक्टेंगल का अपर लाइन और सप्लाई फंक्शन के बीच का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये पिंक वाला एरिया और ये ब्लू वाला एरिया के लिए जो है वो हमको फॉर्मूला सीखना है और उस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखना है। क्लियर मेरे ख्याल। अब आ जाओ आप कंज्यूमर सरप्लस वाले पार्ट। तो कंज्यूमर सरप्लस को ये फॉर्मूला डेवलप कैसे होता है वो आज के क्लास के एंड में मैं बात करूंगा आपके साथ में। ठीक है, एक बार के लिए हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला याद करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आता कैसे है, देखो तो ये जो भी इसके ऊपर का कर्व है ये ऑब्वियसली कौन सा कर्व था, ओरिजिनल ग्राफ में आप देखो डिमांड फंक्शन का कर्व था। तो डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। ठीक है, और सिंस आप dx के हेल्प से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप x वाला लिमिट यूज करेंगे इसके अंदर। तो 0 से लेके x नॉट और माइनस पी नॉट इंटू एक्स। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन फ्रॉम x टू x नॉट और माइनस पी नॉट एक्स। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, कंज्यूमर सरप्लस। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस का भी एरिया आइडेंटिफाई मैंने आपको वहीं पर करवा दिया था। और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो एरिया का फॉर्मूला है वो आपका ये वाला हो जाएगा, पी नॉट एक्स नॉट फ्रंट में आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स नॉट ही करना है। पिछले बार डिमांड फंक्शन कर रहे थे, इस बार कैसा कर रहे हो, सप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो इसको चाहो तो लिख लो, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स नॉट डिमांड फंक्शन dx। आप dx मत लिखो, ये वाला लिखो, डिमांड फंक्शन dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट इंटीग्रेशन 0 से x नॉट डिमांड फंक्शन dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट। ठीक है, कॉमा देके यहीं पे गया तो वो मैं नीचे मेंशन करा दूंगा। नेक्स्ट लिखो प्रोड्यूसर सरप्लस, लो देखो हो गया। नेक्स्ट लिखो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 से x नॉट सप्लाई फंक्शन dx। नीचे मेंशन कर दो कि हियर पी नॉट एंड एक्स नॉट आर डिमांड एंड प्राइस एट इक्विलिब्रियम। P नॉट एंड X नॉट आर डिमांड एंड प्राइस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एक चीज और देखो नोट, आप इस वाले ग्राफ को देखो एंड यू कैन फील दैट कि ये जो P नॉट और X नॉट है ना, ये बहुत ही मतलब मैजिकल पॉइंट है।
जैसे टेंजेंट नॉर्मल में होता था ना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता था, फिर कर्व को भी सेटिस्फाई करता था, नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करता था, क्योंकि सब लोग उस वाले पॉइंट से पास होता था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिमांड फंक्शन भी पास हो रहा है, सप्लाई फंक्शन भी पास हो रहा है। तो ये जो एक्स नॉट पी नॉट का जो पॉइंट है आपका, ये डिमांड के कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप उसमें डालते हो इसको तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाना चाहिए, और ये सप्लाई के फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लिखो नोट एक्स नॉट कॉमा पी नॉट, एक्स नॉट कॉमा पी नॉट एज अ पॉइंट, ऐसे ब्रैकेट लगा दो आगे पीछे, विल सेटिस्फाई डिमांड फंक्शन एज वेल एज सप्लाई फंक्शन, will satisfy demand function as well as supply function। ठीक है, will satisfy demand function as well as supply function। ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ के एक बार थोड़ा सा ट्राई करो तो इसको आप देखो करते हैं। इसमें बोला हुआ कि डिमांड फंक्शन आपका ये वाला है और फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस इतना। पी नॉट अगर आपको दिया हुआ तो पहले एक बार सोचो कि फॉर्मूला आपका क्या था कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एक्स नॉट डिमांड फंक्शन और माइनस पी नॉट इंटू एक्स नॉट। लेकिन उसके लिए तो पी नॉट और एक्स नॉट दोनों चाहिए होगा आपको। फिलहाल अवेलेबल क्या है, सिर्फ पी नॉट अवेलेबल है, और क्या चाहिए होगा एक्स नॉट। वो निकालने के लिए आप ये आइडिया यूज कर सकते हो कि एक्स नॉट कॉमा पी नॉट का जो पॉइंट है दैट इज सपोज टू सेटिस्फाई डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो वो आइडिया यूज करके पहले हम एक्स नॉट निकालेंगे, फिर जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। लिखो वी नो एक्स नॉट कॉमा पी नॉट विल सेटिस्फाई, वी नो एक्स नॉट कॉमा पी नॉट विल सेटिस्फाई डिमांड फंक्शन, will satisfy demand function, therefore देखो p की जगह क्या बिठा सकते हैं, p नॉट। ठीक है, फिर 35 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट का। देखो ये लाइन समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ये चीज p नॉट का आंसर कितना दिया हुआ आपको 20। अब आप यहां पर ले सकते हैं 20 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 2x नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। सबको इस तरफ लिया तो मेरे ख्याल में एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स नॉट और 35 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे ख्याल में माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे 15 चाहिए आपको और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5 और 3, तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस एम्प्लाइज एक्स नॉट कॉमन, मेरे ख्याल में एक्स नॉट प्लस 5 और इन दोनों में से मेरे ख्याल में माइनस 3 कॉमन, अंदर बचेगा एक्स नॉट प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज एक्स नॉट प्लस 5 होल थिंग इनटू एक्स नॉट माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस एम्प्लाइज एक्स नॉट का आंसर ये तो माइनस 5 और ये फिर एक्स नॉट का आंसर मेरे ख्याल में 3। माइनस 5 जो है ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर एक्स नॉट इक्वल्स हो जाएगा 3। अच्छा, नॉट पॉसिबल क्यों, प्राइस कैसे नेगेटिव हो सकता है, करेक्ट, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 3। अब लिखो ना कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट डिमांड फंक्शन dx माइनस एक्स नॉट इंटू पी नॉट। वैल्यूज डालोगे तो 0 से मेरे ख्याल में यहाँ पर 3 था, 3 डिमांड फंक्शन आपका ये वाला था 35 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस एक्स नॉट पी नॉट करोगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 35x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 3 और माइनस यहाँ से आएगा मेरे ख्याल में 16। सॉल्व करने पे 3 डाल के देखो एक बार तो 35 इंटू 3 मेरे ख्याल में 105, तो यहाँ से कट ही जाएगा। माइनस 3 इसमें डालने से आई थिंक 9 और इसमें डालने से मेरे ख्याल 27/3 9 ही आएगा। लोअर लिमिट डाल के तो 0 ही रहेगा, डालने का मतलब है नहीं, यहाँ से बच गया आपके माइनस 60।
27 आएगा पहले, फिर कट जाएगा। अच्छा अब कितना आ रहा है ये बताओ, 80 27, तो अल्टीमेटली आया है 27। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है चलो तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लास्ट में करेंगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज इतना, और इसको ऑब्वियसली क्या मान के चलोगे आप अपने डिमांड फंक्शन प्राइस और एक्स के बीच में रिलेशनशिप। डिटरमाइन प्रोड्यूसर सरप्लस इफ 12 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड। 12 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड मतलब ये क्या चीज का इन्फॉर्मेशन, एक्स नॉट का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक्स जो है वो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स से रिप्रेजेंट करता है। बाकी फिर से वही पी नॉट एक्स नॉट इसको सब मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, उससे आपको पी नॉट मिल जाएगा। फिर जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस का अपन फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखूं हियर एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 12। इस चीज में परेशानी नहीं है ना कि एक्स नॉट क्यों 12 है। हाँ, सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय दिस, मतलब एक्चुअली डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सेम ही है कि P इज इक्वल्स टू समथिंग ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, और हाँ इसमें सप्लाई बोला तो सप्लाई फंक्शन मान के चले। ये चीज मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, इसको जो है वो x नॉट बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे लिखूं, नाउ x नॉट कॉमा P नॉट मस्ट सेटिस्फाई सप्लाई फंक्शन, मस्ट सेटिस्फाई सप्लाई फंक्शन। नीचे लिखो देयरफॉर P नॉट इज इक्वल्स टू 4 प्लस x नॉट। दिस implies P नॉट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12 एंड P नॉट इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में आ जाएगा 16। ठीक है, P नॉट इज इक्वल्स टू 16। नीचे लिखो नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट, और यहां पर मेरे ख्याल में सप्लाई फंक्शन dx। दिस इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पी नॉट का प्रोडक्ट मेरे ख्याल में 12 इंटू 16 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 12, और यहाँ पर रहेगा 4 प्लस एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट देखो तो कितना आ रहा है 130 92, तो 192 यहाँ से मेरे ख्याल में 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 12। डाल देने से लोअर लिमिट का तो कोई मतलब है ही नहीं, अपर लिमिट ही डालना है बस। तो 4 इंटू 12 और प्लस 144 अपॉन 2, ये कट के हो जाएगा मेरे ख्याल में 72, और ये वाला 48। सो 192 माइनस 48 प्लस 72 110 120 हो रहा है क्या ये। 192 माइनस 120 कितना बचेगा 72। ये हो गया आपके प्रोड्यूसर सरप्लस का आंसर। नेक्स्ट देखो 4 नंबर पे, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर ये वाला एंड ये वाला, और इसमें देखो सब्सक्रिप्ट में डी और एस देके बता दिया कि ये डिमांड और वो सप्लाई है। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही है कि ये प्राइस और ये वाला नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फिर फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है आपका उसमें दो चीज इन्वॉल्व है, एक्स नॉट और पी नॉट। उनमें से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों में से कोई एक आदमी आपको दिया हुआ था, इक्वेशन आपको बताया हुआ था, और वहां से दूसरा आदमी ढूंढ के फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना था। इस वाले में लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों ही आदमी गायब है, लेकिन फिर एक कॉमन सेंस का काम हम कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन्हीं दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। आया बात समझ, पर इन दोनों कर्व का इक्वेशन आपके पास में है अवेलेबल, तो उन दोनों कर्व को ही अगर मैं एक दूसरे से इक्वल डिक्लेयर कर दूं, ठीक है ना, तो सॉल्व करने से मेरा काम हो जाना चाहिए। लिखूं एट इक्विलिब्रियम PD is equals to PS।
पी डी इज इक्वल्स टू पी एस। ये समझ में आ रहा है? पी डी मतलब हो गया प्राइस अलोंग डिमांड फंक्शन, और पी एस मतलब हो गया प्राइस अलोंग सप्लाई फंक्शन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये दोनों मैच हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो भी आंसर है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो दिस एम्प्लाइज 56 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर को वहां ले जाओ, 8 को यहाँ ले आओ, तो मेरे ख्याल में यहाँ आ जाएगा 48 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। दिस एम्प्लाइज 48 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। 2 और 48 कट जाएगा, शायद कितना आ जाएगा 24। सो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये वाला 72। गंदा आंसर आ रहा है वैसे तो, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा हाँ 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 हाँ, 3 और ये 4 आ जाएगा ना। एक सेकेंड, 48 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा, मैंने 2/3 लिख दिया। 4 से इसको काटोगे तो 16। ठीक है ठीक है ठीक है, 48/4 ना, तो ये हो गया 12, और 12 3 से सही है 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स का वैल्यू 6, और ये मतलब वैसे तो प्लस माइनस 6 रहेगा, बट माइनस 6 को इग्नोर मार सकते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। और ये क्या है आपका, ये है आपका एक्स नॉट इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों में से वही वाला सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो पी नॉट इज इक्वल्स टू, उसमें डाल देते हैं 56 माइनस 6 का स्क्वायर। पी नॉट इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 56 माइनस 36। सो पी नॉट इज इक्वल्स टू 56 माइनस 36 कितना हो जाएगा 20। आ गया पी नॉट एक्स नॉट। अब हमको दोनों चीज ही चाहिए, कंज्यूमर सरप्लस भी चाहिए और प्रोड्यूसर सरप्लस भी चाहिए। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट डिमांड dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट का आंसर 6, डिमांड का वो वाला तो 56 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 6 इंटू 20। कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा शायद से 56 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 6। दिस इज इक्वल्स टू 6 डालोगे तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 6 336, और माइनस 6 का क्यूब 216 डिवाइडेड बाई ये, तो 7 और 2 72 72 ना, तो यहाँ पर 72, लोअर लिमिट डाल के फायदा नहीं है, 0 हो जाएगा माइनस 120, ठीक है। कितना 144। बाकी लोग वेरीफाई कर लो कैलकुलेशन। प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट सप्लाई dx, दिस इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स नॉट तो वही रहेगा 6 इंटू 20 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 6, और इक्वेशन अगर देखें तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 दिस इक्वल्स 120 माइनस 8x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और इंटू एक और 3 आएगा, अल्टीमेटली 9 लिख दूंगे सीधा, एक्स क्यूब अपॉन, लिमिट्स डालोगे तो 0 से 6, 120 माइनस 48 प्लस 216 अपॉन 9, कितना आ रहा काट के 120 माइनस 48 प्लस 24, सॉल्व करने पे ये शायद से 72 ना, और 120 माइनस 72 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक क्वेश्चन था, चाहो तो 2 स्टार लगा लो इस पे, मतलब एग्जाम में आ सकता है वैसे 1-2 मार्क के लिए। चलें आगे। ठीक है आगे चल रहे हैं फिर।
इसको देखो, इसको एक बार लिख लो नोट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इन मोनोपोली मार्केट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इन मोनोपोली मार्केट MC इज इक्वल्स टू MR, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इन मोनोपोली मार्केट MC इज इक्वल्स टू MR। ठीक है, इसके एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन है, इसको देखो। द डिमांड फंक्शन P फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय दिस व्हाइल मार्जिनल कॉस्ट इज दिस, ठीक है, ऑफ x यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, यूज इंटीग्रल्स टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, हमको एक बात पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का जब भी सिचुएशन होगा मोनोपोली मार्केट में, उस पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट है, ऐसा तो बोल ही दिया है हम, हाँ DDX करने से हो जाएगा। लिखो एक बार बिगिनिंग से ही बोल देता हूँ, ठीक है, ये वाला बात लिख लिया हो आप लोग कि फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इन मोनोपोली मार्केट MC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, MR। ठीक है, आगे लिखूं, ये आगे पहले यहाँ देख लो कि जैसे ये वाला आपको जो दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ आपको, डिमांड फंक्शन। अब यहाँ से अगर हमको MR चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले एक बार करेंगे इंटू एक्स, उससे क्या आ जाएगा हमारा रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन से अगर हमको मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए तो उसका DDX कर दो, उससे मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करके x0 आ जाएगा आपके पास में, और वहां से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखूं नाउ रेवेन्यू फंक्शन is equals to RX is equals to मेरे ख्याल में P into X, this is equals to 274 minus X का स्क्वायर into X, this is equals to 274 into X minus X का क्यूब। ये हो गया आपका रेवेन्यू। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू MR is equals to DDX of रेवेन्यू फंक्शन RX, this is equals to, इसका DDX करोगे तो मेरे ख्याल में 274 और माइनस यहाँ से शायद से 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस मोनोपोली मार्केट में मैक्सिमम का सिचुएशन चाहिए तो मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल, दिस एम्प्लाइज मार्जिनल रेवेन्यू का एक्सप्रेशन है आपका 274 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3x। सबको उस तरफ ले चलो, 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, फिर मेरे ख्याल में प्लस 3x, और ये उधर जाके मेरे ख्याल में माइनस 270, इधर प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 3 से सबको डिवाइड कर सकते हो शायद, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इंटू करने पे 90, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, 10 और 9 हो जाएगा मेरे ख्याल। तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 10 इंटू x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 10 और या फिर x इक्वल्स टू 9, माइनस 10 तो नहीं हो पाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू आपका निकला 9। यहाँ से आप कह सकते हैं कि देयरफॉर x नॉट इज इक्वल्स टू ख्याल में 9, x नॉट इज इक्वल्स टू 9। डन यहां तक। आगे देखो, सिर्फ x नॉट से तो हमारा काम होगा नहीं, वो तो P नॉट भी चाहिए होगा। तो P नॉट के लिए क्या कर सकते हो, डिमांड फंक्शन में डाल के हम कुछ कर सकते हैं। लिखो नाउ x नॉट कॉमा P नॉट must satisfy, x naught comma P naught must satisfy the demand function, therefore P naught is equals to 274 minus x naught का square, this implies P naught is equals to 274 minus कितना आया था 9, 9 का स्क्वायर, P नॉट इज इक्वल्स टू 274 माइनस 81, और कितना आ जाएगा बताओ 193। P नॉट इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, इसके आगे हमको चाहिए कंज्यूमर सरप्लस, उसका फॉर्मूला
कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से x नॉट डिमांड फंक्शन dx डिमांड dx माइनस x नॉट इंटू पी, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 9, डिमांड फंक्शन का एक्सप्रेशन था आपका 274 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 274 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, और यहाँ पर x नॉट इंटू पी नॉट वो हो जाएगा 9 इंटू 193, दिस इज इक्वल्स टू 274x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 9, और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1737, 9 इसमें डालोगे तो 274 इंटू 9 कितना होगा 2466 माइनस अपॉन 3 240, उस तरफ है आपके पास में माइनस 1737, देखो कितना आ रही है वाला 23, नहीं कंप्लीट बताओ एक साथ 486, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 486, ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर, 486 ठीक ही लग रहा है, लास्ट में 6 से आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज दिस, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस P इक्वल्स टू 2। तो वैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है वो गंदा फंसता है इसके अंदर, ठीक है, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार करवा देता हूँ इसको अच्छे से। इक्विलिब्रियम प्राइस P इक्वल्स टू 2 अगर बोला हुआ है तो आप इसको क्या मान के चल सकते हैं, P नॉट इज इक्वल्स टू 2, तो लिखो हियर P नॉट इज इक्वल्स टू 2, फिर लिखो अगेन वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि x नॉट कमा पी नॉट विल सेटिस्फाई डिमांड फंक्शन, x नॉट कमा पी नॉट विल सेटिस्फाई डिमांड फंक्शन, देयरफॉर मेरे ख्याल में पी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 20 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स नॉट अपॉन 10, चलेगा यहाँ पर। पी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 2 ना, तो 2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू ई टू द पावर क्या माइनस ऑफ एक्स नॉट बाई 10, 2 और 20 कट के यहाँ हो जाएगा 10, दिस एम्प्लाइज बोलो 1 इज इक्वल्स टू क्या 10 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स नॉट बाई 10, चलेगा यहाँ तक सब कुछ। एक बार आप पेन छोड़ो और ध्यान से यहाँ पे देखते करूँ आगे, इसके आगे मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ कि ये जैसे ई पावर नेगेटिव ऑफ समथिंग, तो ये 1 बाई अगर मैं करूंगा तो ये माइनस हट जाना चाहिए, तो अगले स्टेप में आई वांट टू लुक एट दिस इन दिस वे, इज इट पॉसिबल कि 1 बाई ई टू द पावर सोचिए कि एक्स नॉट बाई 10 हो गया, चलेगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको बताओ, ई टू द पावर एक्स नॉट अपॉन 10 इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ तक भी चलेगा। अब इससे अगर मेरे को एक्स नॉट ढूंढना है तो यहाँ से ये ई को हटाना पड़ेगा, और ई को हटाने के लिए एक सिंपल आइडिया मैं देता हूँ कि ये तो इसी को डायरेक्टली आप वहां शिफ्ट करके सोच लो कि लॉग आ गया, और अगर उससे दिक्कत हो रहा है तो कोई परेशानी वाला बात नहीं, आप ऐसे सोचो कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा सोचो, लॉग ऑफ मेरे ख्याल में क्या ई टू द पावर एक्स नॉट बाई एक्स नॉट बाई 10 और होल थिंग इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं बताओ लॉग 10, ठीक है। अब आप सिंपली सोचो कि ई के पावर में जो भी है ये पूरा एक्सप्रेशन ये तो बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स नॉट बाई 10 इंटू लॉग ई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या 10 बेस ई, इस टाइप से चलेगा पक्का। और लॉग ई के बारे में रिकॉल करो, बेस में अगर कुछ नहीं है तो क्या मान के चलोगे ई, और फिर लॉग ई टू द बेस ई क्या हो जाएगा 1, ये पार्ट वैनिश, यहां से क्या मिला सोचो एक्स नॉट बाई 10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कितना 10 बेस ई, कुछ नहीं दिया तो बेस में ई ही मान के चले, चलेगा यहाँ तक सब कुछ। अब थोड़ा केयरफुली सुनना जो मेरे को कहना है, ओके है यहाँ तक सब कुछ।
अब समस्या क्या है, देखो कि आया तो है यहाँ पर log ऑफ 10 बेस ई, उसका वैल्यू अगर सीधा सीधा दे देते तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन इसने वैल्यू दिया है log ऑफ ई बेस 10 का। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे कि जिससे आप इसको यूज कर सकें। आया बात समझ? अब उसके लिए क्या है, देखो एक बात आपको याद करना पड़ेगा कि log ऑफ ए बेस बी को अगर आप चाहो तो जबरदस्ती का 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ क्या कर सकते हो, बी बेस, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे हमारे पास में ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसका वैल्यू हमारे पास में नहीं, वैल्यू हमारे पास में उस सिचुएशन का है जब इसका नंबर और बेस क्या होता है, एक्सचेंज, तो मैं जानबूझ के उसको पहले उस सिचुएशन में कन्वर्ट करूंगा और फिर ये वाला वैल्यू उसके जगह पर यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर सोचो क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स नॉट बाई 10 इज इक्वल्स टू एक तरीके से 1 बाई log ऑफ क्या, ई बेस 10। ये समझ में आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं शिफ्ट। अब ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा बस देखना। दिस एम्प्लाइज एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, ये जो नीचे का 10 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, 0.4343, 0.43। फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, ये 10,000 देगा शायद आपको और ऊपर 1 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 4343। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 23.03। ये हो गया आपके एक्स नॉट का आंसर, 23.03। ठीक है, नहीं अच्छा, इसके आगे का पार्ट क्या है, देखो कि आप अगर थोड़ा ध्यान से करोगे तो इजी फील होगा और ध्यान से नहीं करोगे तो मतलब आप परेशान भी हो सकते हैं। ठीक है ना, पर एक तो मैं स्टार ना यहाँ पे लगा देता हूँ, मतलब इस वैल्यू को थोड़ा अगर हो सके तो याद ही रखना, नहीं तो फिर एग्जाम में बहुत लंबा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो आगे इंटरेस्टिंग बात क्या है वो देखो, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कंज्यूमर सरप्लस की प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। तो फॉर्मूला पर क्या होना चाहिए बताओ, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू 0 से एक्स नॉट, आगे बताओ डिमांड फंक्शन dx और माइनस एक्स नॉट पे। ठीक है, अभी मेरा सजेशन क्या है, देखो कि यहाँ वाले एक्स नॉट को ना आप चेंज मत करो, लेट इट बी एक्स नॉट फॉर सम टाइम। ठीक है, और यहाँ वाले एक्स नॉट में एक्चुअली जो भी वैल्यू आपने निकाला है वो वैल्यू आप यूज करो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट, ध्यान से सुनते जान। डिमांड फंक्शन क्या है आपका इस क्वेश्चन में, 20 e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10, तो यहाँ आ जाएगा आपके लिए 20 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10 dx माइनस एक्स नॉट पी नॉट देखो तो क्या हो जाएगा 23.03 इंटू पी नॉट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। और यहाँ वाले में क्या है कि आप इंटीग्रेशन कंप्लीट करो विदाउट पुटिंग द वैल्यू, ऐसे ही आप करते जाओ। ठीक है ना, तो 20 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा मेरे ख्याल में, और ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स बाई 10 होल थिंग इनटू क्या होना चाहिए बताओ, व्हील ऑफ लीनियर की वजह से 20 तो था ही, और इनटू मेरे ख्याल में 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना होता। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, लोअर लिमिट आपका क्या है 0, अपर लिमिट क्या है आपका x। इस तरीके से आप रहोगे, इनका वैल्यू कितना आएगा बताओ 46.06। ठीक है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, तो ये 10 शायद ऊपर आ जाएगा, माइनस इससे चिपक जाएगा, तो आई थिंक माइनस 200 टाइप कुछ आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप डालोगे तो अपर लिमिट डालने पे क्या आएगा सोचो, e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स नॉट अपॉन 10 और माइनस ऑफ e टू द पावर, एक तरीके से वो 0 ही हो जाएगा जब 0 डालोगे तो। ठीक है, चलेगा ना यहाँ पे, और माइनस यहाँ पर कितना आपके पास में 46.06। ठीक है, अब क्या है देखो कि एक्स नॉट मेंटेन करने का आपको खूब भयानक फायदा हो। ये जो एक्सप्रेशन आया ना आपकी, इसका वैल्यू पहले से अवेलेबल है मेरे पास, कहाँ है बस देख रहा हूँ, ये राशि। ठीक है, और ये भी कह रहा मतलब आप यहाँ देख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स नॉट अपॉन 10 में ये 10 को अगर वहां भेज देते तो क्या हो जाएगा वो 1/10। तो इसको मैं एक बार के लिए इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देता हूँ, बगल में मेंशन कर दूंगा कि फ्रॉम 1 ले रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 200 ब्रैकेट के अंदर में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10 ना। ठीक है, सो 1/10 और माइनस यहाँ से क्या आएगा 1 और माइनस वहां से क्या रहेगा 46.06, यहाँ हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1। अब इस वाले स्टेप में अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो,
मतलब आप अगर शुरू से सपोज करो कि वैल्यूज वगैरह 23.03 के हिसाब से यूज कर रहे हो, वहां फिर हो सकता है कि बात आपका थोड़ा सा अटक जाएगा। चलेगा यहाँ तक सब कुछ? अब ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू -200, यहाँ से कितना निकलेगा -9/10, और यहाँ से -46.06। मेरे ख्याल में 0 0 कौन, और इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे ख्याल में 180, सही कह रहा हूँ ना, और -46.06 कितना बचेगा 133.9। ठीक है मेरे ख्याल। तो ये आपका आंसर है। ये वाला चीज़ थोड़ा सा क्रूशियल था, शुरू में होता है कभी कभार हम गलती से ये वैल्यू डाल ही देते हैं वहाँ, फिर कैलकुलेशन आपका थोड़ा अटकने लग जाए। चलिए, तो इसके साथ में प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का भी सारा क्वेश्चन तो खत्म। अब जो आइडिया है इसको एक बार कॉपी मत करो, पीडीएफ में मिल तो जाएगा ही, आप लोग बस एक बार सुन लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, अगला समझा देता हूँ फिर। नेक्स्ट कॉपी में वैसे चाहो तो एक चीज लिख लो, लिखो हेडिंग application of integration as area under the curve, application of integration as area under the curve, application of integration as area under the curve। ठीक है, 3-4 इंटरप्रिटेशन है, ध्यान से बस उसको सुनते जाओ। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन है ये, अब देखो इस लाइन को पहले पढ़ लो एक बार। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx, द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज दिस। मीनिंग क्या है, देखो जब कभी भी आपके पास में इस टाइप का कोई ग्राफ है जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है खुद फर्स्ट ऑफ ऑल, और दो आप वर्टिकल लाइन यूज करके पहले तो एक एरिया बाउंड कर रहे हैं। कौन सा एरिया? आप देखो इस एरिया का बात कर रहे हैं, इसके अंदर का जो भी एरिया है, इस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ये वाला एरिया बाय इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक समझाऊंगा। पहले आप देखो कि ये जो वर्टिकल लाइंस आपने ली है वो कौन सा एक्सिस पे ली है, एक्स एक्सिस पे। तो आपके एरिया के फॉर्मूला में आपको dx यूज करना है, ठीक है। आपका नंबर में लोअर वैल्यू कौन सा है और हायर वैल्यू कौन सा है? लोअर वैल्यू a है, हायर वैल्यू क्या है इस सिचुएशन में? b। तो लिमिट्स आपका हो जाएगा a से। वर्टिकल लाइन सिंस कौन सा एक्सिस पे फॉल कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, इसलिए आप यूज क्या करेंगे? dx। फिर आप जिस एक्सिस पे आपका वर्टिकल लाइन फॉल कर रहा है, वर्टिकल लाइन में छोटा नंबर किसके पास है, बड़ा नंबर किसके पास है, आपको वो देखना है। तो छोटा नंबर आपका हो गया a, बड़ा नंबर आपका क्या हो गया b। तो यहाँ पर a और यहाँ पर क्या ले लोगे? b, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल का अंडरस्टैंडिंग होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला डेवलप होता है ना, वो आप ऐसा समझो कि इस पूरे एरिया को पतले पतले रेक्टेंगल में काट दिया जाता है और हर एक रेक्टेंगल का इंडिविजुअली एरिया निकाल के सबको बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। और वो सब लेकिन क्या होता है, क्यों होता है, वो सबसे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। हम लोग को एक चीज से मतलब है कि अगर हम इसको एज ए रेक्टेंगल का एरिया की तरह अगर सोचेंगे तो ये हमारे लिए हो सकता है कि लेंथ की तरह बिहेव कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर ब्रेथ कौन होगा? हमारा वाई वाला पार्ट, ठीक है। ये सपोज करो कि ये अगर ब्रेथ की तरह बिहेव कर रहा हो तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लेंथ वाला पार्ट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ करके। तो यदि आपने dx यूज किया, एक तो dx का लॉजिक क्या है, जहां पर आपका वर्टिकल लाइन जाके फॉल कर रहा है जिस एक्सिस पे, वो आपका dx या dy की तरह चूज होगा। फिर वर्टिकल लाइंस में जो छोटा नंबर है वो लोअर लिमिट, जो बड़ा नंबर है वो अपर लिमिट। और dx अगर यूज किया है तो आप ऑपोजिट वेरिएबल को बीच में फंसाओगे यहाँ। तो अगर dx यूज किया तो साथ में किसको फंसाओगे? y। और y का दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? fx। इसीलिए इस टाइप के एरिया का वैल्यू, फिर से मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ये वाला जो पोर्शन है आपके, इस एरिया का वैल्यू याद रखना। आप कैसे निकाल सकते हो बताओ? इंटीग्रेशन a टू b y dx या इंटीग्रेशन a टू b fx dx करके। क्लियर? अब इसी में हो सकता है कि जो एरिया आप देखोगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर ना आके, मान लो कि इस तरीके से शेडेड पोर्शन नीचे चला जाए आपका, तो फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगा। खाली पिछले बार आप y यूज कर रहे थे, इस बार आप क्या यूज करोगे? -y, ठीक है, क्योंकि -y की तरफ जा रहे हो आप, आपका एरिया, ठीक है। और भी इंटरप्रिटेशन है बट मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, फालतू आप परेशान होंगे, उसका कोई मतलब है नहीं। आप जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप लॉजिक याद रखिएगा। वर्टिकल लाइन जिस पे फॉल कर रहा है उसके हिसाब से क्या चूज करोगे? dx या dy, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइंस में जो छोटा वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका लोअर लिमिट। जो बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अपर लिमिट। अगर dx चूज किया है तो पार्टनर कौन होगा आपका dx का? y। तो उस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला, y का दूसरा मीनिंग क्या होता है? fx, उसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला चलेगा मेरे ख्याल।
और अगर ये एरिया कभी निकालने का आपका मन कर जाए कि नहीं मेरे को तो वैल्यू भी निकालना, तो उस केस में क्या है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कोई इक्वेशन अवेलेबल रहेगा आपके पास, तो एफ एक्स के जगह पर या y के जगह पर वो इक्वेशन का रिप्लेसमेंट कीजिए, इस वाले इंटीग्रेशन को कंप्लीट कीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। एंड दैट नंबर, दैट आंसर विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ दिस पोर्शन बाउंडेड बाय दीज फिगर्स। ठीक है मेरे ख्याल में। सेम लॉजिक इसके लिए भी फिर से एक बार सोच लो, वर्टिकल लाइंस किस पे जाके फॉल कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, इसीलिए क्या यूज करोगे dx, dx के साथ में लिमिट्स के नाम पे छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर होगा a, बड़ा नंबर कौन होगा b। ठीक है, तो लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, और सिंस एरिया आपके माइनस वाई की तरफ जा रहा है इसीलिए बीच में आप क्या फंसाओगे माइनस, चलेगा। फिर इन दोनों में देखो ऐसा है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आप इस वाले सिचुएशन से निकालो चाहे आप इस वाले सिचुएशन से निकालो, तो कभी कभार इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके कॉमन एक्सप्रेशन भी बनता है, वो एक्सप्रेशन आपके ये वाला हो जाता है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट एक्स एक्सिस पे वर्टिकल फॉल कर रहा है इसीलिए dx, और बीच में y की जगह चेंज करके आप सीधा मॉड y लगा दो, तो पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव के हिसाब से खुल जाएगा, और y अगर नेगेटिव बना तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव के हिसाब से खुल जाएगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग और सेकंड अंडरस्टैंडिंग का जो कंबाइंड एक्सप्रेशन है वो ये वाला है। तो कभी कभार आपको ये भी जो है वो एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है कि इन चारों में से बताओ कौन सा एक्सप्रेशन करेक्टली इस एरिया को रिप्रेजेंट करे, उस टाइप्स। ठीक है, फिर हो सकता है कि जो एरिया आप देख रहे हो वो जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस का हेल्प से सॉल्व हो रहा हो सकता है कि वो वाई पे फॉल करके सॉल्व हो रहा हो। इसमें आप देख सकते हैं जो वर्टिकल है आपका वो कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे। तो इससे हमको हिंट मिला कि हमको dx यूज करना चाहिए कि dy यूज करना चाहिए, dy, तो इमीडिएटली आपके फॉर्मूला में आ जाएगा dy, पहला बात। दूसरा बात कि जो इसमें भी नीचे वाला नंबर है कौन है c, और ऊपर वाला नंबर कौन है d, तो लोअर लिमिट बनेगा आपका c, अपर लिमिट कौन बनेगा आपका d। और फिर जैसे dy ले लिया है ना, तो फिर क्या है कि रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ टाइप का सिचुएशन, तो यदि यहाँ dy लिया है तो साथ में पार्टनर कौन करेगा, ऑपोजिट वेरिएबल कौन हो जाएगा वो x। और जैसे x मतलब y को आप लिख सकते हो f ऑफ x, वैसे ही x को क्या लिख सकते हो आप f ऑफ y। और अगेन इस वाले कर्व का आपके पास में इक्वेशन अवेलेबल रहेगा कभी अगर इसको सॉल्व करना हुआ आपको तो, ठीक है ना। और f ऑफ y का जो भी आंसर है, रिप्लेस द आंसर इन दिस एक्सप्रेशन, कंप्लीट द इंटीग्रेशन, गेट योर आंसर। और इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करके वट एवर नंबर कम्स अप वो इस वाले शेडेड पोर्शन है क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया। ठीक है मेरे ख्याल में। फिर इसका और एक क्या वेरिएंट हो सकता है, और एक वेरिएंट ऐसा हो सकता है कि आपका एरिया जो है वो वर्टिकल से आपका नो डाउट वाई एक्सिस पे फॉल कर रहा हो, लेकिन आपका एरिया जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ चला जाए, तो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होगा। इसके अंदर में भी क्या हो जाएगा बताओ, पहले तो वर्टिकल किस पे फॉल कर रहा है, वाई पे, तो उसके चक्कर में क्या यूज करोगे आप, dy, पहला बात। दूसरा बात है कि नंबर में नीचे वाला नंबर कौन सा है c, ऊपर वाला नंबर कौन सा है d, तो आपका जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन का वो क्या हो जाएगा c से d। फिर नेक्स्ट बात है कि अच्छा यहाँ यदि dy यूज किया तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना चाहिए x, लेकिन सिंस इस बार x एक्सिस के हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं इसलिए क्या यूज करेंगे -x। फिर से ये वाले फोटो का और ये वाले फोटो का जो फॉर्मूला है उसका कंबाइंड एक्सप्रेशन में आप क्या कर सकते हैं कि mod x यूज कर सकते हैं, बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग सेम टू सेम। ठीक है, और इसी अंडरस्टैंडिंग से आप समझिए कि आपका ये जो फॉर्मूला बना था कंज्यूमर सरप्लस का और प्रोड्यूसर सरप्लस का, वो बना था कैसे बना था, उस चीज को थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज करो कि डिमांड फंक्शन को यदि आप 0 से लेके x0 तक इंटीग्रेट करते तो मुझे लगता है कि इसके नीचे का ये जो पूरा एरिया है ये आ जाएगा शायद, ठीक है। लेकिन जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है वो तो ये पूरा एरिया नहीं है, राइट, मेरे ख्याल में बस इतना सा पोर्शन है, तो पूरे एरिया में से इसीलिए जानबूझ के हमने क्या किया कि इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दिया, और उस वाले आइडिया से ये वाला आपका फॉर्मूला डेवलप होता है। ठीक है मेरे ख्याल। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस का सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका एरिया है। अब इसके अंदर में ज्यादा बड़ा एरिया किसके पास है, तो मेरे ख्याल में रेक्टेंगल के पास में, लेकिन पूरा रेक्टेंगल का एरिया तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है। प्रोड्यूसर सरप्लस तो सिर्फ ये वाला शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आप क्या आइडिया लगा सकते हो, देखो कि रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये वाले कर्व का इंटीग्रेशन यहाँ से लेके मतलब इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, तो उससे क्या होगा आपका कि ये शेडेड पोर्शन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, और रेक्टेंगल के एरिया में से ये शेडेड पोर्शन अगर माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा आपके पास, प्रोड्यूसर सरप्लस। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, मतलब इस बैकग्राउंड से ये फॉर्मूला आता है। हालांकि फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके इसमें दिया हुआ नहीं है, बट ठीक है ऐसे याद रखेंगे। तो इसके साथ में आप लोग का ये वाला पूरा पोर्शन खत्म। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।